कंपनी ने हिस्टोरिकली अच्छी सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही पैरामीटर्स में ग्रोथ दिखाई है। अगर मैं पिछले 12 महीने लीव आउट करूं तो यहाँ पे अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो ना, तो अब तक तो पिछले कुछ क्वार्टर से सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, बट ये क्वार्टर में सेल्स में थोड़ी सी डीग्रोथ देखी गई है। 2000 करोड़ की सेल्स के लेवल से अब ये क्वार्टर में इन्होंने लगभग 1900 करोड़ के अराउंड की सेल्स की। दीपक नाइट्राइट का शेयर अब 2000 से भी नीचे ट्रेड हो रहा है, बट क्या हमें कभी भी शेयर प्राइस के बेसिस पर डिसीजंस लेने चाहिए? कंपनी का एक्चुअल बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। सबसे पहले हमारी ये समझना जरूरी है, प्राइस यानी कि शेयर प्राइस सबसे यूजलेस डेटा पॉइंट होता है। स्टॉक के जो 100 रुपए का है, वो स्टॉक भी जो 200 का इसके मुकाबले सस्ता या महंगा है, ये शेयर प्राइस पे असेस करना सबसे बड़ी मिस्टेक या रॉन्ग अजम्पशन है। स्टॉक की कीमत इवैल्यूएट करने के लिए अलग अलग मूल्यांकन की यानी कि वैल्यूएशन की टेक्निक्स है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आप यूज कर सकते हो पी या प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि शेयर प्राइस को उसकी आय या अर्निंग्स के साथ कंपेयर करना। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो 1 रुपए की अर्निंग्स के लिए मार्केट यहाँ पे कितना प्रीमियम चार्ज कर रहा है। तो आप दीपक नाइट्राइट का ही केस ले लीजिए, इनका करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो समवेयर अराउंड 28 टाइम्स है, और अगर मैं इसे हिस्टोरिकली देखूं तो ये 27 टाइम्स के अराउंड रहा है। तो जहाँ तक वैल्यूएशंस की बात है ना, तो पर्सनली तो मुझे ये इंटरेस्टिंग जोन में आता हुआ नजर आ रहा है। नो डाउट आगे वीडियो में हम यहाँ पे डिटेल में बिजनेस की भी बात करेंगे, बट हमारा यहाँ पे एक फंडामेंटल पॉइंट समझना जरूरी है कि कंपनी का पोर्टफोलियो जैसे जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स के प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ेगा आने वाले टाइम में, मल्टीपल्स के यानी कि वैल्यूएशन के रीरेट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, प्राइस टू अर्निंग की वैल्यूएशन टेक्निक में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट अर्निंग्स का भी होता है, और उससे एक बार असेस करने के लिए बिजनेस अपडेट भी समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी बहाने बिजनेस का भी एक अपडेट लेते हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द बिजनेस अपडेट, प्लीज आप ये वीडियो को किसी भी तरह के रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो सबसे पहले ये बिजनेस अपडेट में दीपक नाइट्राइट के दूसरे तिमाही या Q2 के रिजल्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो ना, तो अब तक तो पिछले कुछ क्वार्टर से सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, बट ये क्वार्टर में सेल्स में थोड़ी सी डीग्रोथ देखी गई है। 2000 करोड़ की सेल्स के लेवल से अब ये क्वार्टर में इन्होंने लगभग 1900 करोड़ के अराउंड की सेल्स की। शुद्ध मुनाफा या अगर मैं अब नेट प्रॉफिट देखूं तो यहाँ पे हालत थोड़ी सी और खास्ता है। एक टाइम पे इनका नेट प्रॉफिट अराउंड 300 करोड़ था, और Q2 में इनका नेट प्रॉफिट समवेयर अराउंड 170 करोड़ आया। तो यहाँ पे हमें एक क्लू मिलता है, जब जब आपकी सेल्स बढ़ रही है बट मुनाफा उसी गति से नहीं बढ़ रहा है या डीग्रोथ भी ले रहा है, तो हमें इमीडिएटली मार्जिन्स देखने चाहिए। अब मार्जिन्स क्या होते हैं वो समझते हैं। मतलब पहले आप 1 रुपए की बिक्री या सेल्स पे अगर 30 पैसे या 30% का मुनाफा बनाते थे, तो इसको हम 30% का मार्जिन कहते हैं। अब ये दीपक नाइट्राइट के केस में 1 रुपए की बिक्री या सेल्स पे 14 पैसे या 14% का मार्जिन रहा है। सिंपल सी लैंग्वेज में इसको इबिटा मार्जिन्स भी कहते हैं। तो दीपक नाइट्राइट के केस में ये इबिटा मार्जिन्स अपने हिस्टोरिकल हाईएस्ट लेवल से अब आधे हो चुके हैं। और जनरली ऐसा तब होता है आइदर जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स सेल करना चालू करो जिसपे मुनाफा कम है या मार्जिन्स कम है, या तो आपके खर्चे बढ़ गए हैं। और इन जनरल अभी केमिकल कंपनीज महंगाई के प्रेशर से तो गुजर रही है, बट अगले सेक्शन में दीपक नाइट्राइट के स्पेसिफिक केस में हम डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहली चैलेंज इनको इनके नंदेसरी प्लांट में आग लगने से आई थी। नो डाउट इससे इन्होंने पूरा जून का प्रोडक्शन तो लूज किया ही, बट इम्पैक्ट अक्टूबर के महीने तक रहा था। सेकेंड चैलेंज यहाँ पे फिनोलिक्स में रही है। 60% से ज़्यादा इनके रेवेन्यूज फिनॉल से आते हैं। अब पिछले एक साल में अगर मैं फिनॉल की प्राइसिंग कंपेयर करूं उसके ही 52 वीक हाईएस्ट लेवल से, तो 24% की यहाँ पे गिरावट देखी गई है। एसीटोन का भी मोर और लेस सेम ही हाल है। तो जस्ट सोचिए यहाँ पे कि जो आपका मेन या कोर प्रोडक्ट है उसकी अगर मार्केट में प्राइसिंग कम हो जाती है तो आपकी सेल्स और प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आ सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आप अब तक ये बिजनेस अपडेट एंजॉय कर रहे हो तो नीचे कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताना। वाइल लॉन्ग वीडियो में हफ्ते में 1 या 2 ही कवर कर पाता हूँ, पर हमारे डीप डाइव मेंबर्स के साथ मैं इंश्योर करता हूँ कि रेगुलरली कनेक्टेड रहूँ थ्रू डेडिकेटेड ब्लॉग्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मेंबर्स के लिए हमने बहुत ही रिसेंटली एलेकॉन इंजीनियरिंग का एक डिटेल्ड ब्लॉग किया था। प्लस ये ब्लॉग्स के साथ साथ मैंने 9 बिजनेसेस पे डिटेल्ड डीप डाइव भी कवर की है, जहां पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंस देता हूं राइट वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे। ये कंटेंट अवेल करने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके डिजायर्ड मेंबरशिप्स ज्वाइन कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड हेडविंड और चैलेंज इन द केस ऑफ दीपक नाइट्राइट, जो यहाँ पे रॉ मटेरियल की रही है। यहाँ पे इनके बिजनेस में रॉ मटेरियल और इनपुट कॉस्ट का प्रेशर रहा है,
जैसे कि कॉस्ट ऑफ बेंजीन, नेचुरल गैस, सप्लाई चेन के इश्यूज, यूटिलिटी प्राइसिंग प्रेशर्स। नो डाउट ये सब पे मार्जिन पे प्रेशर आना बहुत ही नेचुरल है, बट अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि क्या चीज़ें यहाँ पे वाकई में इतनी नेगेटिव या बुरी है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर 4 वेयर वी विल टॉक अबाउट ग्रोथ ट्रिगर्स। अब ये सेक्शन में डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली आने वाले टाइम में ग्रोथ के लिए यहाँ पे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज या एग्जैक्टली ग्रोथ आएगा कहाँ से। फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे है मार्जिन के कंसर्न्स एड्रेस करना। तो अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट आने वाले टाइम में फिनोल्स के एटलीस्ट तो मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं। ओवरऑल इनके मार्जिन कैसे इंप्रूव करते हैं इस पे विजिबिलिटी तो हमें क्वार्टर 3 में ही मिलेगी जो अराउंड द कॉर्नर है, बट एज इन्वेस्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्जिन एग्जैक्टली इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं, ये हमारी ट्रैक करना। सेकंड ग्रोथ ट्रिगर है यहाँ पे एक्सपांशन का। ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स कमीशन कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस इनका एक प्रोजेक्ट रिसेंटली अक्टूबर में कमीशन हुआ और बाकी प्रोजेक्ट्स भी कमीशन होने की उम्मीद है इन नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। अगर मैं थोड़े से और स्पेसिफिक्स में घुसूँ ये प्रोजेक्ट्स के, तो ये यूरोप रीजन के लिए फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं जहां पे ये सेकंड ओनली मैन्युफैक्चरर रह सकते हैं। इसके साथ साथ ओमान की कंट्री में भी केमिस्ट्रीज का एक्सपांशन प्लान है यहाँ पे। थर्ड रीजन यहाँ पे है एक नई सब्सिडरी एस्टैब्लिश करने का बाय द नेम ऑफ दीपक केमटेक। अब ये सब्सिडरी की एग्जैक्टली मार्जिन प्रोफाइल कैसी रहेगी, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता लगेगा, बट यहाँ पे इन्होंने लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है फॉर न्यू प्रोडक्ट्स इन देयर बिजनेस। वाइल नॉट अ रिकमेंडेशन एंड आई मे गो रॉन्ग एज वेल, यहाँ पे पर्सनली मुझे शॉर्ट टर्म चैलेंजिंग लगता है, बट अगर मैं इनके लॉन्ग और मीडियम टर्म के प्रोस्पेक्ट्स की बात करूँ तो ये इंटरेस्टिंग रह सकते हैं। कंपनी ने हिस्टोरिकली अच्छी सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही पैरामीटर्स में ग्रोथ दिखाई है अगर मैं पिछले 12 महीने लीव आउट करूँ तो। नंदिलेस यहाँ पे बहुत सारी क्लैरिटी हमें क्वार्टर 3 या तीसरे तिमाही के नतीजों के बाद ही मिल सकती है, बट तब तक आपको एक बिजनेस अपडेट चेक करना चाहिए डीमार्ट, आईईएक्स और एचडीएफसी बैंक के शेयर का, जो मैंने शेयर किया है ये वाले वीडियो में। और अगर आप ये तीनों में से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टर हो तो ये वाला वीडियो तो आपको डेफिनेटली नहीं मिस करना चाहिए।